बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 15 पढ़ाने चल रही हूँ, पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। तो इसमें गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं पर आधारित ये पाठ है, जिसमें उनकी कर्तव्यनिष्ठता, काम के प्रति समर्पण, कैसे वो अपने हाथ से सारे कामों को करते थे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं पाठ को प्रारंभ करती हूँ। पाठ 15 नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। अब कार्यों की बात करके यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि प्रायः हम अपने हाथ से काम करने से कतराते हैं, और बहुत बार तो ये होता है कि हमें कुछ कामों को करने में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। गांधी जी प्रत्येक कार्य को खुद से करने की प्रेरणा देते थे, इसलिए बहुत सारे ऐसे काम जिन्हें सिर्फ नौकर चाकर करते थे, उन्हें गांधी जी स्वयं कर लेते थे। उन्हें ये लगता था कि कोई काम दुनिया का छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे खुद से कर लेना चाहिए, इसलिए बहुत सारे कामों को कर लेते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह चक्की पर आटा पीसते थे। देखिए, आज के दौर में हमारे यहाँ समाज में बहुत तरह की बीमारियां सिर्फ इस कारण आ गई हैं कि हम अपने बहुत से कामों को स्वयं न करके या तो मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं, और या तो दूसरों के द्वारा कराते हैं, और जिसके कारण हमारा जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। अगर हम अपने कार्यों को स्वयं करने के आदी नहीं हैं तो हम उस कार्यों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हम शुरू से अपने कार्यों को खुद करते रहे तो कोई भी कार्य हमें न छोटा बड़ा लगेगा, न थकान होगी, और निश्चित समय पर हर काम कर लेंगे। अगर मैं आपसे पुराने ज़माने की बात करूं, जिस ज़माने में सुख सुविधाओं का जो साधन होता है वो उतना नहीं था। घरों में महिलाएं सुबह प्रातः उठ करके सबसे पहले कम से कम 2 से 3 दिनों का आटा पीसना, गेहूं पीसना आदि जो काम था उसको करके ही वो दूसरे काम में लगती थी। एक सवेरे उठना, चक्की चलाना, दिन भर के खाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन के खाने का आटा तैयार करना। तो देखिए, स्वास्थ्य भी अच्छा होता था। लेकिन आज अगर हम इस बात को उम्मीद करें कि कोई कर लेगा तो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमने अपनी आदत में डाला ही नहीं। हर छोटे बड़े काम के लिए हम दूसरों पर आधारित रहने लगे हैं। घर में वेतन भोगी नौकर रखने लगे हैं। हमें ये लगता है कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, हमें नहीं करना है, नहीं कर सकते, तो हमारी आदत भी नहीं पड़ी है। अब गांधी जी ने जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री करते थे, जब गिने चुने लोग होते थे, उस जमाने में भी सवेरे उठकर वो चक्की चला लेते थे। अपना देखा जाए तो बहुत बड़े आश्चर्य वाला काम लगता है। तो यही कहा, उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह उठकर
हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। चक्की चलाने में प्रायः कम से कम 2 लोग बैठ के आटा पीसते हैं। दोनों तरफ, चक्की के दोनों तरफ जमीन में चक्की गड़ी होती है पत्थर की, और दोनों तरफ दो लोग बैठते हैं और मुट्ठी मुट्ठी करके उसमें चक्की में गेहूं डालते जाते हैं और दोनों लोग मिलके चलाते रहते हैं। उससे क्या होता है, आटा निकलता रहता है, आटा निकलता रहता है और इस तरह से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो उनकी चक्की चलाने में कस्तूरबा, उनके लड़के जो थे वो भी मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। आज तो लोग या तो चक्की पे पिसाते हैं या देखा जाए तो पैकेट बंद आटा आने लगा, और बहुत जगह आजकल पोर्टेबल मशीनें भी आ गई हैं कि घर में ही उसे पीस लिया। लेकिन मशीन से चक्की लगाकर पीसना आज किसी के वश में बिल्कुल नहीं है। तो साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। अब गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम में जब रहते थे तब भी वो अपने छोटे मोटे कामों को खुद से करते थे। चक्की पर आटा पीसने का काम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। अधिकतर कामों को वास्तव में कहना चाहिए कि वो खुद अपने हाथ से करना चाहते थे, अधिकतर कार्यों को करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हो गए। अब ये मान लीजिए कि उन्हें जब ये लग जाता था कि आश्रम में आटा कम हो जाएगा तो वो तुरंत गेहूं पीसने की तैयारी कर लेते थे। तो कभी किसी कार्यकर्ता ने ये कहा, वो सारा काम छोड़कर सबसे पहले लग जाते हैं कि आटा पीसने का कार्य कर लें। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर बहुत जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते। अब लोग इन्हें इस तरह से काम करते देखते, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो जिनके घरों में खुद अपने खेतों से गेहूं आता है तो उसे सबसे पहले से बीनना, साफ करना, उसे धोना, सुखाना, फिर उसके बाद उसे चक्की पर देना आदि कार्य होता है। जिन घरों में चक्की से आटा पीसा जाता रहा होगा उस जमाने में, उस समय भी ये काम किया जाता था। तो गांधी जी ने ये हमेशा रखा था कि उसके पहले, यानी चक्की पर आटा पीसने के पहले अच्छी तरह से गेहूं को साफ कर ले। उसमें भी बहुत मेहनत का काम है। देखने में हल्का फुल्का लगता है लेकिन मेहनत है, क्योंकि गेहूं के साथ कंकड़ होगा। अगर वो आटे के साथ पिसेगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो गांधी जी हमेशा इन सब बातों पर बहुत ध्यान देते थे। और जब वो गेहूं बीनने जैसा कार्य करते तो तमाम लोग देखकर उन्हें आश्चर्यचकित होते थे कि गांधी जी कैसे सारे कार्य को कर लेते हैं। उनसे मिलने वाले जो लोग आते वो हैरान रह जाते। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। ये बहुत बड़ी बात कही है, ये बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ पर लेखक ने कि हमें प्रायः ये देखने को मिलता है कि हमें घर के कामों को किसी के सामने करने में शर्म आती है। जैसे बर्तन धुलना,
जैसे झाड़ू पोछा करना, जैसे कपड़े धोना, डस्टिंग करना, कपड़े पर इस्त्री करना, प्रेस करना, जूते पर पॉलिश करना, ये सब काम हम अगर किसी के सामने करना होगा तो हम सोचते हैं कि अगला आदमी चला जाए तो करते हैं। वो गांधी जी इन सब छोटे मोटे कामों को भी करने में कभी शर्माते नहीं थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि ऐसे कामों को किसी के सामने नहीं करना चाहिए। तो वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे और शारीरिक श्रम, मेहनत का काम करने में उन्हें कभी भी कोई शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। अब गांधी जी का स्वभाव ये था कि बहुत पढ़े लिखे थे। जिस जमाने की बात की जा रही उस जमाने में बैरिस्ट्री करना छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। लेकिन गांधी जी को ये लगता था कि अपने कामों को खुद अपने हाथ से करना चाहिए। तो एक बार की बात है कि कॉलेज के कुछ छात्र उनसे मिलने आए और अंग्रेजी में बातें करते हुए उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बहुत गर्व था, घमंड था। गांधी जी से बातचीत के अंत में बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। अब जैसा कि प्रायः हम लोग एक दूसरे के सामने कह देते हैं कि कोई ज़रूरत होगी तो बताइएगा, तो उन लोगों ने भी गांधी जी से कहा कि अगर आपकी कोई सेवा करने का अवसर मिल सके तो बहुत बड़ी बात है। गांधी जी ने उनके घमंड को चूर करने की सोच ली कि ऐसे लोगों को ऐसा काम दो कि अगर वो उसको करके दिखा दें तो एक नई सीख पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो उनका घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो गांधी जी हमेशा ऐसे सबक सिखाते थे। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। अब चूंकि वो पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी ज्ञान का बहुत घमंड था, तो उन्हें लगा कि अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो निश्चित है कि बापू उन्हें कोई पढ़ने लिखने का काम देंगे। अब गांधी जी ने भी सोचा कि इनको सबक देना चाहिए, और सबक देने के माध्यम से उन्होंने सिखाया और कह दिया कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। अब उन्होंने कहा कि लो, अगर काम की बात है तो उन्होंने घमंड को चूर करने के लिए कहा कि ठीक है, सेवा का अवसर अगर आप चाहते हैं और समय है आपके पास तो ये थाली में कुछ गेहूं पड़े हैं, इसको बीन लीजिए। कहने के लिए तो काम बहुत सरल था, लेकिन ये सरल काम ऐसे लोगों के लिए सरल नहीं था, बहुत कठिन था। अब आगंतुक मतलब होता है वास्तव में मेहमान, आने वाला। आगंतुक शब्द का जो मतलब होता है वो वास्तव में है आगंतुक का मतलब है आने वाला, और आने वाला कौन होता है? मेहमान। तो वास्तव में मेहमान भी कह सकते हैं। तो जो लोग छात्र लोग आए थे उन्हीं को आगंतुक कहा है। यहाँ पर वे बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था। वो कह चुके थे कि अगर कोई
सेवा का अवसर हो तो बताइएगा। लेकिन अब कोई चारा न होने, 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वो बुरी तरह थक जाते हैं। कहा ना कि सब काम सबके बस का नहीं होता। कहने के लिए जो काम बहुत छोटे बड़े होते हैं, घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा, उन जिन कामों को बिल्कुल साधारण किसी समय में लोग समझते थे, आज वो काम बहुत कठिन है। या तो उन कामों में हम मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं, या हम उसे नौकर चाकरों से कराने लगे हैं। तो इस बात के लिए उन्होंने सबक देने के लिए उनसे कह दिया गेहूं बीनने के लिए। थोड़ी ही देर में वो थक जाते हैं और गांधी जी से विदा मांगकर चले जाते हैं। तो गांधी जी इस तरह से लोगों को सबक देते थे। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। अब कुछ वर्षों तक उन्होंने ये ठान लिया था कि घर आश्रम में जो भंडार गृह था वहाँ पर वो जाके सारे कामों में मदद करते थे। सवेरे उठ के गांधी जी का काम प्रार्थना सभा में जाना था। पूजा प्रार्थना के बाद जब वो खाली होते तो सीधे रसोई घर में जाते और रसोई घर में जाकर वे खाना बनाने के कार्यों में मदद करने जुट जाते। सब्जियां उठा लेते, धो के साफ करके अच्छी तरह से उन्हें छीलते, काटते। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि रसोई घर या भंडार गृह यानी जहां अनाज वगैरह रखा जाता है, अगर कहीं उन्हें गंदगी मिल जाए या मकड़ी के जाले मिल जाए या साफ सफाई कम देखें तो फिर किसी की खैर नहीं। अच्छा सबक सिखाते थे, आड़े हाथों ले लेते थे, तत्काल वो बरस पड़ते थे, किसी को भी छोड़ते नहीं थे, क्योंकि खुद वो साफ सफाई से रहते थे। उन्हें साफ सफाई पसंद थी। किसी भी कार्य को करने के साथ वो चाहते थे कि घर की साफ सफाई और सारे छोटे मोटे बड़े काम सबको मिलजुल कर बांट कर लिया जाए खुद अपने हाथों से। तो तुरंत सबको समझा देते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। देखिए, वास्तव में अगर कहा जाए तो ये सारा ज्ञान स्त्रियों को होना चाहिए, मगर गांधी जी घर के कामों को बहुत साधारण काम समझते थे और हर काम को अधिकतर कोशिश करते थे कि अपने हाथों से करें। इसलिए उसकी साफ सफाई, उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता आदि का भी ध्यान रखते थे। उन्हें पता था कि किसी भी काम को करने के पहले क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। तो अगर कभी भी कोई सब्जी काटने बैठे, आलू को ही ले लीजिए। हम घरों में भी ये बात सिखाते हैं। घर में जब काम वालियाँ आती हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आलू को पहले धो लो। यानी कि आलू जमीन से निकाला जाता है, मिट्टी होती है। यद्यपि उसे भंडार गृह में रखने के पहले खेतों से लाकर अच्छी तरह धोया जाता है, सुखाया जाता है, साफ करके रखा जाता है, फिर भी अधिक मात्रा में खेतों से आने पे कुछ ना कुछ मिट्टी का अंश रह जाता है। और अगर हम उसे बाद में धोएंगे तो वो मिट्टी खाने में जा सकती है। तो उन्होंने ये बताया कि आलू और नींबू को पहले ही खड़ा धो लो,
फिर उसे छीलो काटो। तो देखिए ये कितनी ध्यानपूर्वक किए गए कार्य का प्रमाण है कि हम जिस चीज़ को बिल्कुल साधारण समझते हैं ऐसी चीज़ों पर भी वो कितना ध्यान देते थे। तो कभी भी कोई अगर ऐसे ही आलू को बिना धोए काटने की कोशिश करता तो वो तुरंत समझाते थे और अच्छी तरह सबक सिखाते थे। तो गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि खाने पीने की चीज़ों की पौष्टिकता का उन्हें बहुत ज्ञान था कि कौन सी चीज़ें पौष्टिक हैं, सब्जी बनानी चाहिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी पौष्टिकता उसमें बरकरार रहे। एक बार की बात है कि मैं आपको बता दूं, केले वगैरह को अगर आप 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा रख देंगे तो उसका छिलका जो रहता है वो काला पड़ जाता है। यानी केला जो रहता है वो अच्छी तरह से काफ़ी घुल करके पक जाता है और जब पक जाएगा तो वो काला पड़ जाता है। अब वो देखने में बहुत ख़राब लगता है। लेकिन अगर हम पौष्टिकता की बात करें तो उस केले की पौष्टिकता बहुत फ़ायदेमंद होती है। वो आपकी पाचन क्रिया को अच्छा दुरुस्त बनाती है। तो वो केला एक बार किसी व्यक्ति को दी गई तो उसे बड़ा बुरा लगा। लोग कहते हैं ना कि अरे खराब हो रहा था, उसको खराब की संज्ञा दे देते, उसकी पौष्टिकता का पता नहीं होता। तो गांधी जी ने उसे समझाया कि देखो भाई, जिस चीज़ को तुम समझ रहे हो कि ये खराब है, इसके छिलके काले पड़ गए हैं, ये बेकार हो गया है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे केले पाचन क्रिया को बहुत फ़ायदेमंद होते, पाचन क्रिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पचाने का कार्य करते हैं, आपकी पेट में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करके अच्छी तरह से पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। पाचन क्रिया सही रहेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आंतों में पचते हैं ज़्यादा। अब खाने की प्रक्रिया अगर सही ढंग की है तो ही पाचन क्रिया भी सही होती है। तो केले का प्रयोग पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो गांधी जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया। पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। अब गांधी जी ने कहा कि वास्तव में ये केले तुम्हें देने की जो वजह है कि तुम पेट के मरीज हो, तुम्हारा हाजमा दुरुस्त नहीं है, तुम्हारा खाने की जो प्रक्रिया है उसमें पाचन क्रिया तुम्हारी अच्छी नहीं है और हाजमा सही नहीं है तो पेट से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहेगा। तो गांधी जी ने उन्हें बड़े अच्छे से समझाया कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है, इस कारण ऐसे केलों को तुम्हें खाना चाहिए। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे। देखिए बच्चों, हम बता दें कि कोई भी खान पान यदि ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ, ज़्यादा तेल मसाले का होगा, गरिष्ठ होगा, तो उससे कई सारे नुकसान होते हैं, उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। यदि हम सब्जियों की बात करें और सब्जियों को देर तक तेल में डालकर मसाले के साथ भूनते रहते हैं
तो सब्जियों की पौष्टिकता नष्ट हो जाती है भूनते भूनते ही। स्वाद तो बहुत अच्छा लगेगा, तो जो चीज़ जिह्वा को जिस चीज़ का स्वाद अच्छा लगता है, ये निश्चित मानिए कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जब आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप सब्जियों को उबाल कर खाएं, तेल मसाले का परहेज करें, आपका हाजमा सही नहीं रहता है, आप पर मोटापा ज़्यादा चढ़ रहा है, तेल मसाले का प्रयोग कम करिए। तब ऐसी स्थिति में जाकर हम मजबूरन सब्जियों को उबाल कर खाने लगते हैं। लेकिन अगर यही काम हम प्रारंभ से करें तो संभवतः ये मानकर चलना चाहिए कि स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब आश्रम में गांधी जी खाने पीने का काम कभी भी दूसरों पर नहीं छोड़ते थे। वे स्वयं रसोई घर में लगते थे, अपने हाथ से सब्जियों को छीलना, काटना, धुलना, साफ करना, बनाना और साथ ही साथ परोसना। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करता था, जब वो खाना परोस देते थे तो सभी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन गांधी जी के परिश्रम और उनके जो नियम थे, उस नियम के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई ये कह दे कि हमें तो खाना अच्छा नहीं लग रहा और हम नहीं खाएंगे। वास्तव में ये अनुशासन कह सकते हैं या गांधी जी के प्रति एक श्रद्धा भाव कह सकते हैं या उनके परिश्रम के प्रति सबका समर्पण भाव था। तो वो अपना खाना सबको अपने हाथ से ही परोसते थे, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके विरुद्ध कुछ भी कह पाता कि खाना अच्छा नहीं है या बहुत नहीं खा सकते। वो जिस खाने को परोसते सभी लोग उसे प्रेम पूर्वक खा लेते, कोई भी उनके विरुद्ध कुछ ना कहता। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। अब उन्होंने एक उदाहरण और बताया यहाँ पर कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे तो वो जेल में रहते हुए भी ऐसे बहुत से कार्यों को खुद करते थे, कैदियों के लिए करते थे, क्योंकि वो जीवन भर सभी कार्यों को खुद से करने की सीख देते थे। किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। जेल में रहते हुए भी वो कैदियों को खाना परोसने जैसा जो काम होता है उसे वो करते थे, अपने हाथों से करते थे। तो उनके लिए ये काम कोई कठिन काम नहीं था कि बहुत कठिन था, और इस काम को बड़ी अच्छी तरह से निभाते थे। तो इस कार्य की भी उनको आदत थी। तो गांधी जी लोगों के प्रति खुद से कार्य करके उन्हें ये नई सीख देते थे कि अपने हाथों से किया गया कार्य वास्तव में सेहत की दृष्टि से भी अच्छा है। अब हम जिन कामों को घर में नौकर चाकर रख के कराते हैं, यदि उन कामों को हम प्रारंभ से अपने हाथों से करते होते तो शायद हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना न करना पड़ता। आज मोटापा एक आम बीमारी बन गई है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि शारीरिक श्रम की कमी। हम मानसिक श्रम तो बहुत करने लगे हैं, लेकिन शारीरिक श्रम हम कम करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कुर्सी पर बैठकर 10 से 12 घंटे काम करते हैं। मानसिक थकान यद्यपि ज़्यादा होती है, उस स्थिति में हम घर में काम करने वाले नौकर चाकर रखते हैं और काम करने के बाद जब हम मानसिक थकान से गुजरते हैं तो हम भोजन करके आराम करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि हम मोटापा, उच्च रक्तचाप, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और डॉक्टर हमें कहता है
कि आप सुबह शाम 1-1 घंटा टहलें, लेकिन अगर वही टहलने की जगह हम अपने कामों को अपने हाथ से करते तो संभवतः हमें किसी चिकित्सक, किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही न पड़ती। तो मैंने कहा ना कि शारीरिक श्रम करने की आदत कम होना, मानसिक श्रम हम ज़्यादा करने लगे हैं और हम घरेलू काम को छोटा काम समझते हैं, अपने घर के कामों को। इन्हीं कामों को गांधी जी कभी छोटा नहीं समझते थे। वो रसोई घर की सफाई, बर्तनों की सफाई, बड़े बड़े बर्तनों के, कालिख लगे बर्तनों की सफाई करते थे। भोजन परोसना, सब्जी छीलना, काटना, सब कुछ कार्य अपने हाथ से करते थे। तो मैंने आपको ये पाठ 15 जो नौकर है, इसमें गांधी जी के क्रियाकलापों को समझाया, आपको बताया कि किस तरह से वो अपने जीवन में कार्यों को करते थे और उस चीज़ों, उनकी बताई गई चीज़ों से हमें कौन कौन सी सीख लेनी चाहिए। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।